हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, द अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या, हम हर एक मैथ्स के टॉपिक को उठाएंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं, जो कि एसएससी बार बार उन पर प्रॉब्लम पूछता है, तो उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा। दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं हमारे पास। पहले जो कि रिवाइज करना चाह रहे हैं बट उनसे रिवाइज हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो उनके लिए तो बेस्ट है, वो यहाँ पर आएंगे, सिर्फ आधे घंटे की वीडियो देखेंगे एंड वो चैप्टर रिवाइज। ठीक है, एंड जो सेकंड टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं बट जो उनके पास जो कंसेप्ट बचे हुए हैं ना, उनमें से कुछ कंसेप्ट उनके छूट रखे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आएंगे ना, तो वो जो उनके कंसेप्ट जो छूटे हुए कंसेप्ट हैं ना, वो उनके कवर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, सब देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी रिवाइज ही होगा एक तरीके से। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम का, तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो रियल नंबर एंड दूसरा क्या होता है, इमेजनरी नंबर। ठीक है, और ये जो इमेजनरी नंबर है वो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो रियल नंबर है उसको फर्दर हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर एंड सेकेंड होता है इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर क्या होता है मेरे पास, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर पी एंड क्यू दोनों की दोनों क्या है, मेरे पास इंटीजर्स होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू को मैं जीरो पुट कर दूंगा तो वो इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में पी एंड क्यू मेरे पास इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रखना, पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इरेशनल नंबर हमारे पास वो होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, मतलब रेशनल नंबर जो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल √2, √5, √3/2। ठीक है, यहाँ पर पी एंड क्यू मेरे पास इंटीजर होने चाहिए, बट लेकिन यहाँ पर ये इंटीजर्स वैल्यू नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ नंबर्स है मेरे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो इन सारे के सारे नंबर्स को हम लास्ट के अंदर देखेंगे, इसके लिए एक पोर्शन अलग से है। अब जो रेशनल नंबर है वो फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड है मेरे पास, पी बाई क्यू की फॉर्म वाला एंड सेकंड वाला क्या है, डेसिमल नंबर वाला। ये डेसिमल नंबर वाला हम लास्ट के अंदर देखेंगे। एंड जो पी बाई क्यू की फॉर्म है, पी बाई क्यू की फॉर्म है, अगर यहाँ पर मैं क्यू की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो ये जो पी है मेरा एक इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पूरे पूरे नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 0। ठीक है, ये पूरे पूरे नंबर है मेरे पास। अब मैं बोलूँ 2.5 मेरे पास इंटीजर है क्या, तो 2.5 नहीं होगा। ठीक है, अब इंटीजर्स को मैंने दो पार्ट के अंदर यहाँ पर डिवाइड कर दिया, इंटीजर नंबर एंड वोल नंबर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड वोल नंबर। तो नेगेटिव इंटीजर्स मेरे पास क्या होंगे, जो नेगेटिव्स की फॉर्म में इंटीजर्स होंगे, -1, माइनस का 2, कहाँ तक, माइनस का इन्फिनिटी तक। और वोल नंबर मेरा 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो पॉजिटिव इंटीजर है ना मेरे पास, वो अलग पोर्शन होगा एंड जीरो अलग पोर्शन होगा। ये ध्यान रखना, जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर नहीं आता। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे पास, उनको फर्दर हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। 1 हो गया, प्राइम नंबर हो गया एंड कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर है वो नंबर्स होते हैं मेरे पास जिनको सिर्फ दो नंबर डिवाइड करते हैं, पहला 1 एंड सेकेंड खुद। तो ये दो ही नंबर होते हैं जो उसको डिवाइड कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 सबको पता है बेसिकली। ठीक है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं होते एंड 1 भी नहीं होते, 2 6 9 ये बचे हुए नंबर। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका होता है, सिम्बल्स होता है, वो सिम्बल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर का सेट, जेड इंटीजर्स का सेट करता है, क्यू रेशनल नंबर का करता है, आर मेरे पास रियल नंबर का सेट करता है। अगर इन्हीं के ऊपर मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव लगा दूँ ना, तो ये पॉजिटिव नंबर्स एंड ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जेड पॉजिटिव मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स को, एंड जेड नेगेटिव मेरा नेगेटिव इंटीजर्स को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके सिम्बल्स डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर तो लिखी हुई है, ये तो सबको याद करनी है, बट लेकिन मैं नीचे क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटीज़ लिखवा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले है मेरे पास a² माइनस का AB प्लस का B²। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, a² प्लस में AB प्लस में B², तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास a⁴ प्लस में a² B² प्लस में b⁴। तो एक तो ये याद कर लेना। एक है मेरे पास a³ प्लस में b³
प्लस में सी क्यूब माइनस का 3ab। इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं, तीनों वैल्यू देखते हैं। पहली होती है हाफ ए प्लस बी प्लस सी, एंड ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस का a होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है इसकी इक्वल। सेकेंड वाली देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, एंड ये हुआ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। थर्ड वाली वैल्यू होगी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, एंड ये होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, सॉरी इसको इरेज करो, ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस में bc प्लस में ca। एक ये आइडेंटिटीज़ होगी, ठीक है। तो इन तीनों को याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर लेट से मैं a प्लस बी प्लस सी इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँ, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो इस केस में देखो ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है ना, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0। तो इस केस में मेरा क्या होगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब इक्वल्स टू 3abc, इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, a माइनस का b एंड a प्लस का b। अब यहाँ पर दो चीज़ें और देखो, a क्यूब प्लस में b क्यूब, इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर यहाँ पर प्लस है ना, तो इस केस में a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab, यहाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस एंड यहाँ माइनस। ऐसे ही सेम a क्यूब माइनस का b क्यूब, ये होगा a माइनस का b, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab, यहाँ प्लस का आ जाएगा वो। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ होंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। और ऊपर वाली तो देख ही लेना, ये बेसिक हमारे पास फॉर्मूला हैं दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं मर्ज कर दूँ, मतलब इन दोनों को ऐड कर दूँ ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये फोर्थ वाला फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। बाकी a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab a माइनस b, ये भी ध्यान रखना। एंड a क्यूब प्लस b क्यूब के डिफरेंट फॉर्म के अंदर गिवन है, ये तो मैंने लिखवा दिया। एंड 10 वाला ये भी मैंने लिखवा दिया, एंड ये भी लिखवा दिया, एंड ये भी लिखवा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये इस अब जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, उनके अंदर ये वाला फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 की पावर n वाली जो फॉर्म वाले नंबर है ना, उनके देखता हूँ। तो मेरे पास 2 की पावर n वाला कोई नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, लेट से मेरे पास कोई नंबर है x y z a b c। तो जो n है ना मेरे पास, ये n क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट हैंड साइड से मेरे को उतने ही नंबर उठाने हैं। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मेरे पास 2 है ना, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जो लास्ट वाले 2 नंबर है ना, उनको उठवाऊँगा, और उनको मैं bc को मैं चेक करूँगा कि 2 की पावर n से डिवाइड है, या फिर मतलब 2 की पावर 2 से डिवाइड है। अगर ये है तो ये 2 की पावर n से भी डिवाइड होगा। मतलब अब यहाँ पर देखो, लेट से मेरे पास n की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूँ, n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, n की वैल्यू 3 पुट कर दूँ। तो इस केस में क्या हुआ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड ये 2 की पावर 3, ये हुआ 2 और ये हुआ 4, ये हुआ 8। अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो c है ना c, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो जो लास्ट वाला एक नंबर है c, इसको हम क्या करेंगे, c को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो पूरा की पूरा जो नंबर है मेरे पास वो 2 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हम 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए कैसे चेक करेंगे, ये दो जो वैल्यू है ना मेरे पास bc, इनको उठाएंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होता तो नहीं होगा। ऐसे ही 8 के लिए करेंगे। तो 8 के लिए मैं क्या करूँगा, 3 नंबर उठाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है ना ये, तो ये इतने ही नंबर हमें उठाने पड़ते हैं। तो a b c को उठाएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा, अगर नहीं होता तो नहीं होगा। ऐसे ही 16, 32 इन सब का हम निकाल सकते हैं। इसमें 4 नंबर उठाएंगे, इसमें 5, ऐसे चलता रहेगा। तो 2 की पावर n एक सेट हो गया पूरा। इसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से 2, 4, 8 इनके डिविजिबिलिटी रूल देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 एंड 3 की पावर n वाले फॉर्म वाले नंबर देखेंगे, ठीक है। तो लेट से मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, ये हुआ 3, ये हुआ 9। इन सब के लिए बेसिकली सेम है, 2, 3, 9, 27 आगे चलता रहेगा, 81, 243 ऐसे चलता रहेगा। तो इस चीज़ में, इस केस में हम क्या करते हैं, लेट से कोई मेरे पास नंबर है a b c
एक्स वाई जेड। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जो जितने भी नंबर है ना मेरे पास, ये डिजिट्स हैं, इन सबको ऐड करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इनको मैं क्या करूँगा, इस 3 की पावर है ना इस नंबर से डिवाइड करूँगा। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो उस केस में जो कंप्लीट नंबर होगा ना मेरा वो डिवाइड होगा, अगर नहीं होता तो नहीं होगा। 5 वाला देख लेते हैं। 5 के केस में क्या होगा कि लास्ट की जो यूनिट डिजिट है ना मेरे पास 0 एंड 5 होनी चाहिए। 11 वाला का देखते हैं। 11 वाले में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 11 में हम क्या करते हैं, लेट से मेरे पास ए बी सी एक्स वाई जेड मेरे पास कोई नंबर है, तो हम अल्टरनेट नंबर्स उठाते हैं। कैसे, ए सी एंड एक्स, इनको उठाएंगे, इनका एडिशन करेंगे, एंड जो सेकंड वाला जो सेट होगा मेरा बी एक्स एंड जेड, बी प्लस में एक्स प्लस में जेड, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अगर ये डिफरेंस मेरे पास, ये अल्टरनेट नंबर्स का मेरे पास डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल होगा ना, तो उस केस में जो कंप्लीट नंबर होगा मेरा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, मेरा 7 और 13 ये अलग से दो नंबर आ जाते हैं। कभी कभी इन पे प्रॉब्लम्स बन जाती है, तो इनको भी देखना एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट से मेरे पास कोई नंबर है, इसको पढ़ो मत, मैं सिंपल टर्म्स के अंदर बताता हूँ कि लेट से मेरे पास कोई नंबर है, तो उसके 3-3 के सेट बना लो, ठीक है। तो 3-3 के सेट बनाऊंगा मैं, तो एक सेट बनेगा 792, दूसरा बनेगा 537 एंड तीसरा बनेगा मेरा 4, ठीक है। तो ये 3 सेट मेरे पास बनेंगे। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास अल्टरनेट सेट्स है ना, इसका इसके साथ एक छोड़ के एक, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, उनका एडिशन कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इन वाले नंबर्स का एडिशन कर लेता हूँ। तो इनका मैंने एडिशन किया, एंड जो इसके साथ कोई पेयर बना रहा है, नहीं बना रहा, तो इसको ले आया। तो इन दोनों का मैं क्या करूँगा, डिफरेंस फाइंड आउट करूँगा। तो डिफरेंस मेरे पास कितना है, 259। अब ये जो 259 है, इसको मैं क्या करूँगा, 7 एंड 13 से डिवाइड करूँगा। 7 का रूल भी सेम है एंड 13 का रूल भी सेम है। पहले मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो 7 से डिवाइड करूँगा इसे, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आप इसे डिवाइड करके देखोगे ना 259 को, तो 7 से डिवाइड करूँगा, तो 7 21, 4 बचा, और 7 7 49, तो ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो मेरा कंप्लीट नंबर है ना, ये वाला, ये 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। आप 13 से डिवाइड करके देखते हैं 259 को 13 से, तो 13 दूनी 26, तो एक टाइम ही जाएगा 12, 129। तो 129 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो मेरा कंप्लीट नंबर है ना, वो भी 13 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये देख सकते हो, इसके मैंने 2 सेट बनाए, 3-3, ये देखना कि सेट के अंदर 3 नंबर्स का सेट होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। तो एक सेट 488 का बन गया, एंड दूसरा सेट मेरा 579 का बन गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 91। अब 91 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 13 से भी। तो इसका मतलब जो कंप्लीट नंबर था ना मेरा, वो 7 से भी डिवाइड होगा एंड 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारा 7 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अब यहाँ पर एक कुछ नोट है, नोट देखो, आप पढ़ भी सकते हो उसे, लेकिन मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। अगर मेरे पास 2 प्राइम नंबर का कोई कॉम्बिनेशन गिवन हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 है यहाँ पर, तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, 2 एंड 3 का। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को चेक करते हैं। उसको हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ये जैसे मैंने 2 एंड 3 के अंदर डिवाइड कर दिया। अब चेक करेंगे कोई नंबर एक्स वाई जेड है मेरा, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, एंड एक्स वाई जेड मेरा 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों से डिवाइड होगा ना, तभी ये जो कॉम्बिनेशन है ना नंबर पी क्यू मतलब 6, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा ये नोट बोल क्या रहा है, अगर मेरे पास कोई नंबर है पी क्यू एंड आर, जहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है किसका, पी क्यू एंड आर प्राइम नंबर्स का है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो नंबर जिसको हमें डिवाइड करना है ना, उसको पी क्यू एंड आर से डिवाइड करेंगे, अलग अलग मतलब सेपरेटली डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड करते हैं ना उसे, तो इस केस में जो कंप्लीट नंबर है ना मेरा, पी क्यू आर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपली ये बोल रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म्स आती हैं हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो देखते हैं ये वैल्यू है क्या। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मेरे पास कोई नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए और वो उस नंबर से स्मॉलेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, लेट से मेरे पास कोई नंबर है, लेट से 4.5 नंबर है मेरे पास, तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ना मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, वो क्या होगी, वो लार्जेस्ट वैल्यू होना चाहिए और नंबर से छोटा होना चाहिए। तो इस केस में वो नंबर क्या होगा मेरे पास, 4। ये ध्यान रखना, क्या होगा, 4, क्योंकि ये वैल्यू क्या है मेरे पास, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर मैं 3 भी ले सकता था, 2 भी ले सकता था, 1 भी ले सकता था, बट लेकिन ये जो 4 है ना, 4 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, एंड जो नंबर है हमारे पास, वो गिवन जो नंबर है ना, उससे लेस है, 4.5 से लेस है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि उससे थोड़ा सा छोटा इंटीजर वैल्यू,
ये ध्यान रखना सिंपली। और स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, वो कौन सी होती है, ये बेसिकली ज़्यादा होती है उससे, किससे उल्टा, मतलब एक तरीके से उल्टा हो गया है। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना वो तो कम है हमारे एक्चुअल नंबर से, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है जो, वो थोड़ी सी ज़्यादा है उससे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर 5.1 है, तो इस केस में जो मेरे पास स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, 6। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू प्लस में 1। तो ये चीज़ बोल सकता हूँ इसको, किसको, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो एक तरीके से ये हो गया। तो इसमें अब मान लो मेरे पास कोई नंबर है 4 सही 2/7, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी मेरे पास 4, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास 5। तो इस तरीके से हम ये दो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। आगे चलते हैं, एक बार आप इन 3 पॉइंट्स को पढ़ो। तो अब देखते हैं पॉइंट्स बोल क्या रहे हैं मेरे पास। पहला पॉइंट क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस का a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो कभी भी ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ भी बोलता है ना तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं उसकी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करूँ ना, तो ये डिवाइड होगा किस केस में, n की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो n की वैल्यू मैं यहाँ पर ओड ले सकता हूँ, एंड n की वैल्यू मैं क्या यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, इवन नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, इवन वैल्यू यहाँ पर उठा के देखता हूँ। तो लेट्स से 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये होगा x की पावर n को ये 2 ही पुट कर देते हैं ना यहाँ पर, x की पावर 2 माइनस का a की पावर 2। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास x माइनस का a एंड x प्लस का a। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये फैक्टर है किसका, x माइनस a फैक्टर है इसका, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू इसको डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर ओड के केस में, सॉरी इवन के केस में ये डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ओड वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ओड वैल्यू पुट करूँगा, लेट्स से 3 पुट करता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा मेरा, एक्स क्यूब माइनस का ए क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ माइनस का होता है तो वहाँ क्या होता है प्लस का, तो प्लस का एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि x माइनस ए इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये ओड के केस में भी डिवाइड करेगा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास x की पावर n माइनस ए की पावर n है ना, हमेशा डिविजिबल होगा किससे, x माइनस ए से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ध्यान रखना मतलब थोड़ा सा आइडिया रखना। वहाँ पर हम वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से वैल्यू पुट कर लेना, हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये डिविजिबल है या फिर नहीं है। सेकेंड वाला केस देखते हैं, x की पावर n माइनस ए की पावर n, ये क्या होगा मेरे पास, डिविजिबल बाई होगा x प्लस ए। सिर्फ किस केस में, इवन के केस में। मेरा n अगर इवन होगा ना तो उस केस में ये x प्लस ए से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि अगर हमने इवन वैल्यू ली थी 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू हमने इवन ली थी, तो इस केस में जो x प्लस ए था ना, इसका एक फैक्टर आ रहा था, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा था। बट क्या ये ओड के केस में भी एप्लीकेबल होगा, तो हमने यहाँ पर ओड की वैल्यू भी पुट करी थी 3, तो इस केस में क्या मेरा x प्लस ए कोई इसका फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इस केस में ये सिर्फ x प्लस ए है ना, इसको तभी डिवाइड कर पाएगा जब n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इवन नंबर होगी। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ऐसे ही x की पावर n प्लस में a की पावर n है ना, ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड होगा किससे, x प्लस ए से। सिर्फ x प्लस ए से डिवाइड होगा कब, n की वैल्यू ओड होगी। इवन के केस में किसी को डिवाइड नहीं करेगा, तो n की वैल्यू ओड होगी, तो इस केस में एक्स क्यूब प्लस में ए क्यूब, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करूँगा तो x प्लस ए, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस का एक्स ए, यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है, तो ये तो याद हो गया होगा, ठीक है। तो x प्लस ए मेरे पास क्या हुआ, इसका एक फैक्टर होगा। तो ऑप्शन थर्ड में मेरा क्या हुआ, यहाँ पर एक हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर। आगे चलते हैं, टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो कभी भी n फैक्टोरियल के अंदर अगर मैं हाईएस्ट पावर निकालूँ p की, जो उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो वो फाइंड आउट करना हो ना, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इस फॉर्मूले को छोड़ो, मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा इसे। तो लेट्स से कोई मेरे पास एक क्वेश्चन है, 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल के अंदर मेरे को 5 की जो हाईएस्ट पावर है ना, लेट्स से बोल सकता हूँ 5 की पावर n, तो n की वैल्यू बताओ कि ये कंप्लीट नंबर 5 की पावर n इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको बेसिक से जाएंगे ना, बेसिक से सोल्व करने, 100 इंटू 99 इंटू 98 कहाँ तक, 1 तक, तो प्रॉब्लम का टाइम छोड़ो, हमारे पूरे पेपर का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इजी वे में कैसे सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है बेसिकली, इसको सोल्व करते हैं। देखो, कभी भी हाईएस्ट पावर निकालनी हो ना,
तो उसका हम क्या करते हैं, ये इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ पर 5 मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में लाने का कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। तो 5 मेरे पास यहाँ पर है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये नंबर उठाऊंगा 100, इसको मैं क्या करूँगा, सक्सेसिवली डिवाइड करता रहूँगा। कैसे, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं 5 से डिवाइड करूँगा, कितना है मेरे पास 20, ठीक है। अब ये जो 20 आया ना मेरा 20, इसको मैं फिर 5 से डिवाइड करूँगा, तो फिर कितना है मेरे पास, ये आया मेरे पास 5 चौक 20, ठीक है। फिर इस 4 को मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा, कब तक, जब तक कि मेरा जीरो ना जाए यहाँ पर। तो ये जीरो मतलब ये निकाल क्या रहा हूँ मैं, ये कंप्लीट डिवाइड होगा और उसके बाद में या फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा ना, तो उस रिमाइंडर को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जैसे मेरा ये 4/5 था, यहाँ रिमाइंडर कितना बचता 4, बट इस 4 को नहीं ले रहे हैं, तो इस केस में हमें रिमाइंडर लेना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया ना, इनको ऐड कर देंगे 20 + 4, तो ये मेरा टोटल कितना 24। तो ये जो पावर होगी ना, पावर ये 5 की पावर, ये कितनी होगी 5 की पावर 24। तो इस केस में ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो सिंपली ये ही फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। अब इस फॉर्मूले के यूजेस देखो, लेट्स से मेरे पास कोई प्रॉब्लम है 100 फैक्टोरियल, इसमें मेरे को नंबर ऑफ़ जीरो निकालना है, नंबर ऑफ़ जीरो, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से हम सोल्व करते हैं इसको। तो नंबर ऑफ़ जीरो निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ़ जीरो होंगे 100 फैक्टोरियल के अंदर। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए देखो, अगर मेरे पास 10 है, तो ये 10 बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या चाहिए, 5 × 2, 5 भी चाहिए एंड 2 भी चाहिए, ठीक है। दोनों नंबर्स मेरे पास चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 है ना, 100 फैक्टोरियल, इसके अंदर हमें दोनों की हाईएस्ट पावर निकालनी पड़ेगी। मतलब जो 5 है ना मेरे पास 5, इसकी भी हाईएस्ट पावर निकालनी पड़ेगी एंड 2 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 5 की हाईएस्ट पावर निकालता हूँ, वो हमने निकाल ली ऊपर, वो कितनी है 24। अब यहाँ पर 2 की निकालेंगे, तो 2 की कैसे निकालेंगे, 100 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 50, फिर 50 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, फिर हुआ 25, फिर 25 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना है मेरे पास 12, फिर 12 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितना है मेरे पास 6, फिर 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 3, फिर 3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा 1, ठीक है, फिर 1 से 2 को डिवाइड करूँगा मैं 0, ठीक है। तो नंबर कितने हैं मेरे पास 50, 25, 12, 6, 3 एंड 1, इन सबको ऐड करूँगा ना तो कितना आता है मेरे पास, ये देखो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 का 7 आया, फिर 1 आया मेरे पास, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 9, तो 9, तो 97 मेरे पास क्या होगी, इसकी 2 की पावर हाईएस्ट फैक्टर होगी 97, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा था 24, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जीरो बनाने के लिए मेरे पास एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए, बट यहाँ पर देखो 5 तो मेरे पास 24 बार आ रहा है एंड 2 जो मेरे पास है 97, तो 24 तो मेरे पास जीरो बन जाएंगी, क्यों, क्योंकि 24 इसके अंदर भी है, ठीक है। तो 24 तो जीरो हो जाएंगी, 24 मेरे पास जीरो हो जाएंगी, बट लेकिन ये जो बचे हुए 2 हैं मेरे पास, इनके लिए 5 मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो 5 मेरे पास है ही नहीं, तो जीरो बना ही नहीं सकता। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो पावर्स है ना, इनकी छोटी वैल्यू ले लेते हैं। तो इस केस में जो 24 है ना मेरे पास, वो आंसर होगा। यहाँ पर जीरो कितने बनेंगे 24। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सोल्व होती है, इसका स्टैंडर्ड वे यही होता है, ठीक है। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब कुछ हमारे पास HCF एंड LCM के बेसिस पे कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोप्राइम नंबर बेसिकली होते क्या है, जो 2 नंबर उनका जो मेरे पास HCF होगा ना, वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल 2 और 3, ठीक है, ये मेरे पास इनका जो HCF है मेरे पास क्या आ रहा है 1, क्यों, क्योंकि इसके में कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, 2 और 3 मेरे पास क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर बोलो कि 2 और 4 मेरे पास को प्राइम नंबर है क्या, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनमें जो HCF या फिर कॉमन नंबर है ना, वो क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम को प्राइम नंबर्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है क्या, देखो लेट्स से मेरे पास 2 नंबर है A एंड B, मैंने इनका HCF निकाला HCF एंड मैंने इनका LCM निकाला। तो जो मेरे पास रिलेशन होगा ना HCF LCM एंड के प्रोडक्ट के बीच में, वो क्या होगा, A इंटू B किसके इक्वल होगा, HCF इंटू में LCM। तो सिंपली ये बोल रहा है हमारे पास। थर्ड वाला देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यूज़ हो A अपॉन में B एंड C अपॉन में D, ये 2 नंबर्स हैं मेरे पास, फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, इनका हमें LCF और LCM एंड HCF निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो कभी भी देखो, जो चीज़ हमें निकालनी है ना, जो चीज़ लेट से मेरे को HCF निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले नंबर्स है ना, उनका HCF ले लूँगा। तो HCF ऑफ AB
और जो बचा हुए नंबर है ना नीचे वाले, उनका मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो ये हुआ एलसीएम ऑफ किसका, ये बचे हुए नंबर बी एंड डी, ये सी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एलसीएम निकालना हो इनका, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे ए एंड सी का, और नीचे वाले जो नंबर है उनका एचसीएफ ले लेंगे बी एंड डी का। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू की एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखो ए की पावर n-1 एंड ए की पावर m-1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो सबसे पहले देखो, लेट से कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरे पास कोई गिवन है 4 की पावर 25 माइनस का 1 एंड 4 की पावर 135 माइनस का m माइनस का 1, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये देखो, अगर इनको हम बेसिक से सोल्व करें तो पहले बात है इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि जो नंबर है ना मेरे पास उसको ऐसे कैसे रखो, ये वाला नंबर, और ये जो पावर वाले नंबर है ना इनका हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ ऑफ 25 एंड 135 फिर माइनस का 1 ऐसे कैसे, तो ये इसका एचसीएफ होगा ओवरऑल। तो 25 एंड 135 का एचसीएफ क्या होगा मेरे पास, ये होगा 5, ये हाँ 5 ही होगा, ठीक है। तो 4 की पावर 5 माइनस का 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन वाली प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब 3 काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स पूछता है किसके, एचसीएफ एंड एलसीएम के बेसिस पे। तो वो 3 प्रॉब्लम्स देखते हैं हम। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, लेट्स से मेरे पास दो नंबर है 20 एंड 30, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेगा, कभी भी एक नंबर है मेरे पास, उसको अगर मैं 20 एंड 30 से डिवाइड करता हूँ ना, तो उस केस में जो मेरा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर वो कितना बचता है, 2 बचता है, लेट्स से 2 बचता है, ठीक है। तो वो नंबर हमें यहाँ पर बताना है। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास ये होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो, इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो दो नंबर होता है ना इनका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 ये हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 60। तो जो 60 नंबर है ना, ये आ गया हमारे पास इनके दोनों का एलसीएम। अब ये बोल क्या रहा है, कभी भी 20 एंड 30 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 हमारे पास रिमाइंडर बचता है। तो इस रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं 2। तो ये हुआ मेरा 62, ठीक है। अब देख सकते हो आप, 20 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 30 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, वो रिमाइंडर उनके एलसीएम में ऐड कर देते हैं। अब सेकंड टाइप की प्रॉब्लम देखो। अब सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, कि वो बोलेगा दो मेरे पास नंबर है, एक नंबर है n1 एंड n2 है मेरे पास, ठीक है। n1 एंड n2 दो नंबर है मेरे पास, और फिर वो क्या बोलेगा, मेरे को इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि उस नंबर से अगर मैं डिवाइड करूं इन दोनों नंबर्स को, तो एक नंबर मेरे पास मतलब कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर की वैल्यू ना बताए यहाँ पर, ठीक है। मैंने बोला क्या, ध्यान से सुनना, दो मेरे पास नंबर है n1 एंड n2, ठीक है। अब हमें तीसरा नंबर बताना है n3, वो क्या होगा, जो कि इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों को डिवाइड करे, और जो रिमाइंडर देगा ना, जो रिमाइंडर देगा वो हमें बताया नहीं है उस प्रॉब्लम के अंदर। जो रिमाइंडर देगा ना, वो दोनों रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इस केस में भी रिमाइंडर सेम होगा, इस केस में भी रिमाइंडर सेम होगा। तो अब हमें बताना है कि n3 की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन होता है कि जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस लेते हैं इसका n2 एंड n1, इनका जो डिफरेंस लेंगे ना n2 एंड n1 का, वही हमारे पास आंसर होगा। ये ध्यान रखना, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आंसर होगा। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रॉब्लम को। दो नंबर है मेरे पास n1 एंड n2, ठीक है। इसको मैं तीसरे नंबर से डिवाइड करूँ n3 से, तो मेरे पास कॉमन रेशियो देगा, मतलब कॉमन रेशियो नहीं, कॉमन रिमाइंडर देगा दोनों के केस में, और वो रिमाइंडर हमारे पास गिवन ना हो प्रॉब्लम के अंदर। तो उस केस में हमें एल से जो नंबर n3 है ना, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सिंपली होगी इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे n1 एंड n2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होगी। एंड थर्ड टाइप की प्रॉब्लम क्या होगी मेरे पास, लेट से मेरे पास कुछ नंबर है n1 n2 n3, इसको कोई मैं x नंबर से डिवाइड करता हूँ। तो उस केस में यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर बचता है r1, यहाँ पर r2 एंड यहाँ पर r3। ये 3 रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर बचते हैं, और गिवन क्या हो हमें देखना होगा, n1 माइनस r1 इक्वस टू n2 माइनस का r2 इक्वस टू n3 माइनस का r3। ये चीज़ हमारे पास गिवन हो, मतलब ये हमें देखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करके। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा, ये HCF पूछेगा यहाँ पर। तो जो HCF होगा ना हमारा, वो आंसर में क्या होगा, वो होगा सिंपली हम क्या करेंगे, इन सभी का हम क्या करेंगे, n1 n2 n3 का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF ऑफ n1 n2
एंड n3, और उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो कॉमन रेशियो है ना ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी, इस थर्ड वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों प्रॉब्लम को। पहली प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास n1 एंड n2 मेरे पास दो नंबर्स गिवन है, ठीक है। और एक तीसरा नंबर हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि अगर हम उससे डिवाइड करें ना तो सेम रिमाइंडर बचे। तो हमने दो नंबर्स यहाँ पर एज्यूम करे थे 20 एंड 30, एंड दो रिमाइंडर बचे दोनों केस में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं एंड वो रिमाइंडर हम ऐड कर देते हैं उसके अंदर। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हुई। सेकंड टाइप में क्या होता है कि दो नंबर मेरे पास गिवन है n1 एंड n2, एंड तीसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है इस तरीके से कि वो उन दोनों को डिवाइड करता है ना, तो जो रिमाइंडर बचता है दोनों के केस में सेम होता है, बट लेकिन वो रिमाइंडर हमें गिवन ना हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं n1 एंड n2 का, वही इन दोनों का HCF होता है, मतलब तीसरा नंबर होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास कुछ नंबर है मेरे पास n1 n2 n3 n4 n5, ठीक है, ऐसे कुछ है, और उसको किसी एक नंबर से डिवाइड करने पर r1 r2 r3 r4 ये रिमाइंडर बचते हैं मेरे पास, रिमाइंडर बचते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो n1 माइनस r1 n2 माइनस r2 n3 माइनस r3 इनका जो कॉमन रेशियो होता है ना, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास HCF होगा ना इसका कंप्लीट नंबर का n1 n2 n3, उसमें हम क्या करते हैं CR को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो जो नंबर है ना मेरे पास गिवन है वो आ जाता है। तो ये तीन टाइप्स की फेमस प्रॉब्लम्स है हमारे पास। आगे चलते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो जो हमने इरेशनल वाला एंड या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट हमने छोड़ा था स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, तीन टर्म्स होती है मेरे पास, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और यहाँ पर रिपीटिंग, रिपीटिंग। इसके मैं चार कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, या तो टर्मिनेट होगा या फिर नहीं होगा, रिपीट या तो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन बनाते हैं इनके, रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। तो पहली फॉर्म का ये नंबर होता है हमारे पास। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 0.353535, ठीक है। ये तीन ही नंबर है मेरे पास। यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, 353535, 35 रिपीट हो रहा है मतलब, और ये टर्मिनेट भी हो रहा है मतलब 6 नंबर के बाद में, 6 डिजिट के बाद में रुक जा रहा है, ठीक है। तो पहले टाइप का नंबर तो ये हो गया। सेकंड वाला देखो, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखो, एक लाइन होती है ना उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी नंबर को अगर ये चलता जाए आगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से। ये जो लाइन है ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 353535 0.353535 ये रिपीट होता जा रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो सेकंड टाइप का नंबर ये हो गया मेरे पास। थर्ड टाइप का देखो, नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग के केस में क्या हुआ, एग्जांपल देखो 0.354653 ऐसे कुछ, ठीक है। ये रैंडम नंबर है मेरे पास 3-4, जो कि क्या हो रहे हैं कि जो रिपीट तो नहीं कर रहे एंड टर्मिनेट भी हो रहे हैं। तो इस केस में ये वाला नंबर हो गया हमारे पास। एंड फोर्थ क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला केस हुआ। तो इस केस के अंदर देखो एग्जांपल देखो हमारे पास 0.3456789112 ऐसे कुछ जाके ये चलता रहेगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये कभी रुक ही नहीं पाएगा। इसमें हम बोल सकते हैं कि पाई की वैल्यू भी एक तरीके से इसका एग्जांपल है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक जो ये सेकंड वाला होता है ना मेथड, कौन सा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये केस वाला। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि बार होती है, बार वाली, बार प्रॉब्लम्स, बार प्रॉब्लम्स, जो कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इनका हम यहाँ पर देखेंगे कि इनको फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट से मेरे पास कोई नंबर है, लेट से 0.a है, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पर बार लगा दिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो जैसे ही इस बार को हटाऊंगा ना तो नीचे क्या करूँगा, 9 पुट कर दूंगा यहाँ पर। एक तरीके का ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 0.ab है और ab पर बार है, तो इसका क्या होगा मेरे पास ab अपॉन में 99। अगर मेरे पास 0.abc है, इसके ऊपर बार है, तो ये हुआ abc अपॉन में 999, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 4 होंगे तो 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्विस्ट अब आता है यहाँ पर, अगर लेट से मेरे पास ये नंबर है 0.ab और सिर्फ b के ऊपर बार है, तो ये केस भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, b रिपीट होगा, सिर्फ a सिर्फ एक बार आया यहाँ पर।
अगर इसको मैं फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करूँगा ना, अभी हम क्या देख रहे हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन के अंदर देख रहे हैं। अब मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले लिखो कंप्लीट नंबर ए बी, ठीक है, इसमें से जो जिसके ऊपर बार नहीं है ना उसको नंबर लिखो ए, और नीचे जिसकी जितने बार है उतने 9 लिखो, और जितने नहीं बार है ना उतने 0 लिखो। इस केस में ये वाला हमारा आंसर होगा। दोबारा देखो, दूसरा मेरे पास नंबर है, लेट से ए बी सी है मेरे पास, और यहाँ पर सी पर बार है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर लिखो ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट नंबर हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करो इसमें से क्या, जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब ए बी के ऊपर बार नहीं है, ए बी लिखो। अब यहाँ पर उतने 9 लिखो जिनके ऊपर बार है, तो एक के ऊपर ही बार है सी के ऊपर, तो एक 9 लिखो, एंड उतने 0 लिखो जिनके ऊपर बार नहीं है, मतलब 0 00, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा मेरे पास, ये होगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखूँ, ए बी सी है मेरे पास, बी सी के ऊपर बार लगा दूँ, तो इस केस में ए बी सी लिखो सबसे पहले। अब नॉन बार वाला नंबर लिखो ए, और नीचे क्या लिखो, जितने बार वाले हैं ना उतने 9 लिखो 99, और जितने नॉन बार वाले नंबर है उतने 0 लिखो, तो 0। तो इस केस में ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। इस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछता है एसएससी। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेट से मैंने कुछ नंबर लिया 0.3492, और 92 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना होगा ना हमें, तो कैसे करेंगे, सिंपली हमें क्या लिखना है, 3492 लिखो, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें, 34, और नीचे क्या लिखना होगा, जितने बार वाले नंबर है 99, और जितने नॉन बार वाले हैं उतने 0, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 12 में से 4 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 4 ऐसे कैसे एंड 3 ऐसे कैसे, नीचे 9900। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम सोल्व करने में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगी हमारी। पहली प्रॉब्लम देखो, स्क्वायर, दो नंबर्स का स्क्वायर देखो, ए बी मेरे पास दो नंबर है, उनका स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। तो कैसे करूँगा, पहले वाले जो नंबर है ना डिजिट, उसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर, फिर क्या करो, ये जो सेकंड वाली डिजिट है उसका स्क्वायर करो, इधर लिखो, और बीच वाले जो नंबर है ना आपस में मल्टीप्लाई करो, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2ab। तो ये हमारे पास स्क्वायर होगा। तो एग्जांपल के थ्रू जाते हैं। तो लेट से मेरे पास 57 है कोई नंबर, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले 5 को पकड़ो 25, लाइन लिखो, फिर क्या करो 7 का स्क्वायर करो 49, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 35 दूनी 70। तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गया। अब देखो इसे सोल्व कैसे करते हैं, जो लाइन के पास वाले नंबर है ना, लाइन के पास वाले नंबर है उनको हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो ये 9 ऐसे कैसे आया, उसके बाद में इस लाइन के पास वाले नंबर ऐड कर दिया हमें, तो 4 आया। उसके बाद में इस लाइन के पास वाला नंबर ऐड कर दिया हमें, 12 आया, 2, एक असल पाई आगे आ गई। तो ये नंबर क्या हुआ मेरे पास 3। तो इसका स्क्वायर कितना हुआ ये। तो कितनी जल्दी हमने कितनी फास्ट तरीके से ये निकाल लिया, ठीक है। दूसरा नंबर कोई भी एज्यूम करो, लेट से मैंने 67 एज्यूम किया, या फिर कोई और भी कर सकते हो। तो 67 को कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 36, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 7 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करो 84, इसका स्क्वायर करो 49। अब क्या करना है, 9 ऐसे कैसे लिखो, इन इसके पास वाला नंबर 8, इसके पास वाला नंबर 14, 1 और ये 4। तो इसके स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। वेरीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर इतनी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।